So let's discuss capacitance of an isolated spherical conductor. कोई कंडक्टर दे रखा है आपको स्फेरिकल और उसकी क्या निकालनी है आपको कैपेसिटेंस. So let's suppose this is some spherical conductor whose radius r is given to us. इसकी रेडियस दे रखी है r और इसको कोई चार्ज दे दिया तो चार्ज टोटल चार्ज मान लिया Q है. तो दिस चार्ज या तो चार्ज दिया जाना है या चार्ज दे दिया जाए तो वो इस तरीके से होगा. ऑब्वियसली बात है अगर डायरेक्शन पूछूंगा तो रेडियली आउटपुट होगी हर जगह पर सरफेस से परपेंडिकुलर. ठीक है ना. इस तरीके से कि सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास होती हुई नजर आए या कहां जाकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाए एट द सेंटर. So this is the spherical conductor. हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो सिंपल तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें since we know that कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास कैपिटल सी का कैपेसिटेंस का बोलिए. C is equals to Q by V. वेरी गुड. इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पर V क्या है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कंडक्टर का. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि R डिस्टेंस से या यहाँ तक इस पूरे स्फेरिकल कंडक्टर का पूछूं तो यानी कि इसकी किस डिस्टेंस तक पूछा जाएगा R डिस्टेंस तक. R डिस्टेंस तक सारा का सारा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेट अज्यूम किया जाता है एट द सेंटर. यानी ये पूरा चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करके इसको काम में लिया जाता है. वी नो दैट since the electric potential at a distance या within sphere at a distance r or within sphere will be क्या होगा भाई V will be is equals to KQ by R. Equation number 2 substitute the value in this equation 1. So by 2 into 1 what do we get? C is equals to Q by V. V की वैल्यू है KQ by R. Q से Q कैंसिल. ये क्या हो गया R अपॉन K. K की वैल्यू खुद की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया तो क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. So this is the capacitance. This is the expression of capacitance of any spherical conductor having radius r. क्लियरली क्या ये Q पर डिपेंड कर रहा है क्या कैपेसिटेंस Q पर डिपेंड कर रहा है इसमें स्फेरिकल कैपेसिटेंस नहीं. No sir. ना ही V पर. उसका रीजन यही है क्योंकि दिस इज द रेशियो. ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है यानी कि Q और V पर डिपेंड नहीं करता है. इसकी किस पर डिपेंड कर रहा है R पर. R बोले क्या चीज होगी इसका शेप साइज. इसका मतलब अगर इसका शेप बढ़ा दूं साइज बढ़ा दूं तो R कम ज्यादा हो जाएगा. R कम ज्यादा होते ही कैपेसिटेंस में फर्क पड़ जाएगा. तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे क्लियरली यहाँ से द कैपेसिटेंस इज डिपेंडिंग ऑन द शेप साइज ऑफ द गिवन कंडक्टर. ठीक है. इसकी कंडक्टिंग मीडियम की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन इंसुलेटिंग जिससे इसको इंसुलेट किया जाएगा जैसे हम कॉपर वायर पर इंसुलेट कर देते हैं उसको इंसुलेटिंग वायर करते हैं तो उस पर इंसुलेटिंग वायर की नेचर पर फर्क पड़ेगा है ना. उससे फर्क पड़ेगा क्या क्यों क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी आ रहा है. ठीक है. तो इतना ये समझ में आ गया क्या भाई सभी को क्लियर है यहाँ तक. देखिए अगर हमने ये निकाल लिया है और एक जगह प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था
कि जो फैरेड होता है वो बहुत बड़ा ऐसा यूनिट होती फैरेड है, ठीक है, या तो फैरेड या कूलम्ब पर वोल्ट, तो होता फैरेड है, लेकिन जो 1 फैरेड है वो बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको कैसे प्रूव करेंगे? तो लेट सपोज अगर हमें प्रूव करना है कि 1 फैरेड वाकई में बड़ी है, तो इसका मतलब हम पहले मान ली कि लेट सपोज कोई स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं कि वो 1 फैरेड कितना बड़ा होगा या क्यों बड़ा हो सकता है, या उसके लिए कैपेसिटी कितनी बड़ी मटेरियल चाहिए, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटेंस शेप साइज पर डिपेंड कर रहा है, तो कितना बड़ा मटेरियल चाहिए या कितना छोटा चाहिए, कि छोटे से मटेरियल की कैपेसिटी 1 फैरेड होगी या 1 फैरेड के लिए आपको बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो बड़ा तो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो चेक कर लेते हैं। तो लेट्स चेक टू चेक द size of an object whose क्या बोलेंगे, कैपेसिटी इज 1 फैरेड, और इसी के बाद ये भी चेक कर लेंगे, दो चीजें एक साथ चेक करेंगे, टू चेक द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। ये दो चीजें हम चेक करते हैं, क्योंकि अर्थ भी क्या चीज है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अर्थ की भी देख लेते हैं कि कितनी आती है, और ये भी देख लेते हैं कि 1 फैरेड अगर कैपेसिटी दे रखी है तो उसके लिए कितना बड़ा या कितना छोटा कंडक्टर चाहिए। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं ये वाला शो करता हूँ और उसके जस्ट बाद फिर इसको चेक करते हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा। तो हमको पता है कि भाई टू चेक द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, तो फिर से इसके लिए तो ये रहा सब कुछ, ये अब देख लो, ये हो गया, कंपैरिजन खत्म हो गया, ये मैंने अर्थ बोल दी एंड आर इज द कैपेसिटी और रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो यहीं पे लिख दूं मैं, खत्म हो गया ये सारा कुछ। फॉर अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी इज इक्वल्स टू, कितना होता है भाई रेडियस ऑफ अर्थ, 6,400 किलोमीटर है ना, या फिर 6,400 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो c की वैल्यू कैलकुलेट करूं, c अर्थ ये कितनी आएगी, 4πε0 की वैल्यू कितनी लिख दूं, बोलो जल्दी से। 8.85 10⁻⁻12। अरे बहुत दिमागों, 1/9 इंटू 10⁻⁹ नहीं रख दूं डायरेक्ट, 1/4πε0 की पूरे की वैल्यू होती है ना 9 इंटू 10⁻⁹, बोलो हाँ कि ना। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁻⁹, और रेडियस ऑफ अर्थ तो हमको पता ही है कितनी है सर, 6,400 इंटू 10⁻³ यानी कि इसको भी मैं यहाँ काउंट कर लेता हूँ, तो 64 इंटू 10⁻325, ये कितना आ गया यहाँ पर, कैपेसिटी ऑफ और कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 64/9 इंटू 10⁻5 माइनस 9, हाँ भाई 9 7 जा 63, बचा 1 0, 9 1 जा 1, फिर 1 9 1 जा 1, तो 7.11 इंटू 10⁻5 माइनस 9 माइनस 4, अप्रोक्सीमेशन के अंदर इसको मैं चाहूं तो अगर मिली फैरेड में लिखना है तो 71.1 इंटू 10⁻⁻3, क्या चल रहा है, ये यूनिट क्या आएगी फैरेड, तो ये बन गया मिली फैरेड, है ना, या और माइक्रो के अंदर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, माइक्रो के अंदर लिखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 711 4 है ना 5 6, सही है, सही लिख रहा हूँ ना मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, 10 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसको मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मिली बनाना है तो नीचे 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.711 मिली फैरेड, और ये आ जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। तो मिली के अंदर आप खुद सोच लो कि 0.711 मिली फैरेड या 7.11 इंटू 10⁻⁴ फैरेड,
और इसको अगर किसी को फिर भी नजर नहीं आया हो ये, तो इसका मतलब ये 7.11 अपॉन 10 to the power 4, बोले तो 4 जीरो से डिवाइड करना है, तो 0.0000711 फैरेड। आप खुद सोचिए अर्थ की कैपेसिटी कितनी आ रही है, 1 से कई गुना छोटी, 1 फैरेड और 0.0007 फैरेड। इसके कंपैरिजन में दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फैरेड के आसपास भी नहीं पहुंची, 0.5 भी नहीं हुई, 0.3 भी नहीं, 0.2 भी नहीं हुई, नॉट इवन 0.1, नॉट इवन 0.01, 0.007, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, सो 1 फैरेड आप खुद सोच लो कि अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, फिर भी उसकी कैपेसिटी क्या नहीं आ रही है, 1 फैरेड के आसपास। तो कितना बड़ा कंडक्टर चाहिए जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड के आसपास हो, तो इसको चेक करें। तो हमें क्या है, यहाँ पे दे रखा है गिवन C ऑफ एनी कंडक्टर 1 फैरेड, ठीक है, 1 फैरेड दे दी गई, और हमें फाइंड करना है R। तो सिंस C is equals to 4 pi epsilon naught R for a spherical conductor, R will be is equals to C upon 4 pi epsilon naught। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू तो हो गई 9 into 10 to the power 9, और C की वैल्यू 1 दे ही रखी है, क्योंकि 1 फैरेड SI यूनिट होती है, तो ये सब कुछ जो भी आंसर आएगा SI में आएगा, और SI में आंसर किसका आएगा, R का। तो R का क्या होगा, मीटर। कितना बन गया, 9 into 10 to the power 9 मीटर। इतना बड़ा चाहिए, किलोमीटर में पूछूं तो 10 into 10 to the power 6 किलोमीटर। इतनी बड़ी रेडियस का चाहिए। अर्थ है 66,000, ऑलमोस्ट 6,000 वाली रेंज किलोमीटर की। ये है, अगर इसको आपसे किलोमीटर में पूछे तो ये हो गई 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर जितना बड़ा आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए, तब जाकर के इसकी कैपेसिटी 1 फैरेड आएगी। तो इज दैट पॉसिबल, इतना बड़ा आप कंडक्टर क्या बना सकते हैं, यस और नो? नो सर।